मित्रों, धरती पुत्र फाउंडेशन के सौजन्य से ये क्लासेस संचालित की जा रही हैं। ये सारी की सारी क्लासेस निःशुल्क हैं। इसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और अपने जीवन को आगे ले जाइए, जिससे कि आप देश का और अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। चलिए हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग विज्ञान यानी साइंस का अध्ययन करेंगे। साइंस या विज्ञान, जानते हैं मित्रों कि विज्ञान की क्या क्या शाखाएं हैं। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बॉटनी, तमाम इसकी शाखाएं हैं। हम सभी लोग जानते हैं, इनसे परिचित हैं। तो हम लोग विज्ञान के अंतर्गत इसकी जो सर्व प्रमुख शाखा है यानी फिजिक्स, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र, हम लोग भौतिकी या भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र में क्या क्या चीजें हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि क्लास 10th की फिजिक्स में या क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, उसको देख लेते हैं। मित्रों, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पांचवा लाइफ प्रोसेसेस। छठा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। इसके अलावा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अंतिम चैप्टर है 13वां आर एनवायरमेंट। तो मित्रों, हम लोग इतनी चीजों का अध्ययन करेंगे। इसमें भी हम लोग अगर बात करें तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 9, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले तो फिजिक्स या भौतिकी की परिभाषा आपको आनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, इसलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the nature and properties of matter and energy. Matter and energy. The subject matter of physics includes mechanics यानी यांत्रिकी, heat ऊष्मा, light प्रकाश, and other radiation यानी अन्य विकिरण, sound ध्वनि, electricity यानी विद्युत ऊर्जा, magnetism चुंबकत्व, and the structure of atoms यानी परमाणु की संरचनाएं। इतनी चीजें, इतना विषय वस्तु इसके अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत आता है। और भौतिक का जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, नथिंग हैपन्स अंटिल समथिंग मूव्स। जब तक कुछ गति नहीं करता, कोई भी वस्तु जब तक गति नहीं करती तब तक कुछ होता ही नहीं है। भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स। चलिए मित्रों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का
अपवर्तन। प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश तमाम तरह की घटनाएं प्रदर्शित करता है, जिसमें से परावर्तन और अपवर्तन मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त और भी तमाम तरह की घटनाएं व्यतिकरण भी प्रदर्शित करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर गुण कहें तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। इसके अलावा प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, यानी वैद्युत चुंबकीय किरण है। अब वैद्युत चुंबकीय किरणें क्या हैं? वैद्युत चुंबकीय किरण वे किरणें होती हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कहने का मतलब, अगर ये आपका वैद्युत क्षेत्र है तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वैद्युत चुंबकीय किरण होती है और वैद्युत चुंबकीय किरण कुछ इस तरह से गति करती है, ऐसे। तो वैद्युत चुंबकीय किरण होती है। हम लोग जानते हैं वैद्युत चुंबकीय किरण में क्या क्या और चीजें होती हैं। वैद्युत चुंबकीय किरण में वैद्युत चुंबकीय किरण में क्या क्या चीजें और हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैद्युत चुंबकीय किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इसमें सबसे पहले आपकी आती है कॉस्मिक रेज। जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज। इसके बाद कॉस्मिक रेज क्या है? ब्रह्मांडीय किरणें। ऐसी किरणें जो धरती पर नहीं आती, ब्रह्मांड में ही ये बिखर जाती है, वहां से फिर ये नीचे नहीं आती। दूसरे नंबर पर फिर आती है आपकी गामा रेज। गामा किरणें। गामा किरणें, इनकी ऊर्जा अल्फा और बीटा से कम होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? तो वो होती है अल्फा किरणों की। उसके बाद फिर बीटा किरणों की होती है, और इसके बाद फिर किसकी होती है? तो इसके बाद होती है गामा किरणों की। गामा किरणों की ऊर्जा तीसरे नंबर पर होती है। यहीं से आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे शुरू होती हैं या स्टार्टिंग होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की, यहीं से। ये ऐसी किरण है जो धरती पर आती है। उसके बाद फिर एक्स किरणें आती हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं एक्स किरणें, एक्स रेज या एक्स किरणें। एक्स रेज या एक्स किरणें क्या है? ये एक वैज्ञानिक थे रॉयंटजन। रॉयंटजन नामक वैज्ञानिक ने इस किरण का आविष्कार किया था। वास्तव में वो एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, और उस प्रैक्टिकल के दौरान एक किरण निकली। उस किरण को उन्होंने जल्दबाजी में एक्स कह दिया था, तभी से इसका नाम पड़ गया एक्स किरण, जो कि क्लिनिकल पर्पज से बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कभी फ्रैक्चर होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। एक्सरे क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी बॉडी में फ्रैक्चर कहां पर है हमें पता चल सके। तो एक्स किरणों का स्थान आता है। इसकी ऊर्जा अगर हम ऊपर से देखें तो चौथे नंबर पर है, और अगर हम यहां से देखें तो इसकी ऊर्जा दूसरे नंबर की होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा किरणों की होती है, उसके बाद फिर
एक्स किरणों की होती है। इसके बाद फिर आता है पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी किरणें के बाद फिर कौन सा स्थान आता है? दृश्य प्रकाश का स्थान आता है। दृश्य प्रकाश यानी कौन सी किरण? दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट का स्थान आता है, जिसको हम लोग लाइट भी बोलते हैं। दृश्य प्रकाश या प्रकाश, दृश्य प्रकाश या प्रकाश। तो हम लोग इसी प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी ऊर्जा क्रम से देखें चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है या किरण है, जिसकी ऊर्जा चौथे नंबर पर आती है। अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें चौथे स्थान पर आती है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। और ये एक ऐसी रेज भी है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि अगर प्रकाश ना हो और कोई भी हो, अगर मान लेते हैं पराबैंगनी किरणें हैं, तो हम चीजों को नहीं देख सकते। एक्स किरणों के माध्यम से हम चीजों को नहीं देख सकते, लेकिन दृश्य प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह ऊर्जा है, कह सकते हैं यह एक प्रकाशीय ऊर्जा है। तो हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय किरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। और क्या करता है? प्रकाश की तमाम घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश परावर्तन करता है, अपवर्तन करता है, और इस तरह की तमाम घटनाओं को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन हम लोग बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? यहां पर इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि एक टॉर्च इस तरह से जल रही है। टॉर्च से किरणें ऐसे आ रही हैं, और जो किरणें आ रही हैं वो क्या कर रही हैं? किरणें प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आ रही है। एक मिनट रुक जाइए। प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक दर्पण है, दर्पण या मिरर है। मिरर से टकराती है और टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जा रही है। यानी ये कौन सा माध्यम था? वायु थी या एयर? एयर से फिर से एयर में ही लौट गई। तो इस तरह की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती, देख रहे हैं, अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। हवा से आई और हवा में ही लौट गई। तो इस तरह की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जो किरणें आ रही होती हैं, यानी जो इनकमिंग लाइट होती है, उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण या इंसिडेंट रे। और जो परावर्तित होकर निकल जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश किरणों का अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को या बाउंसिंग बैक की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, अच्छा खास बात और है
एक बात और ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रकाश का ही परावर्तन नहीं होता, परावर्तन ध्वनि का भी होता है। परावर्तन प्रकाश का होता ही होता है, जल का भी होता है। मुख्य रूप से देखा जाए 3 चीजों का परावर्तन होता है। जल का परावर्तन, साउंड का यानी वाटर वेव्स का, वाटर जो जल की तरंगे हैं उनका, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, साउंड वेव्स का, और प्रकाश की किरणों का परावर्तन, तीनों का परावर्तन होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी चमकदार चिकनी सतह से टकरा करके वापस लौट जाती हैं। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर falling on a polished surface is known as reflection of light। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। प्रकाश किरणों का किसी चमकदार चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए मित्रों, इसके 2 नियम हैं। चलिए मैं पहले प्रकाश के परावर्तन का जो परावर्तन की परिभाषा है उसको मैं यहां पहले लिख देता हूं, फिर इसके नियम को बताता हूं। प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार चमकदार व चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। संक्षेप में कहें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों का अपने ही माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। परावर्तन के नियम, अगर इसकी बात करें तो इसके मुख्य रूप से 2 नियम हैं। प्रथम नियम फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये होता है। क्या होता है? होता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब आपतन कोण क्या है? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो मित्रों, जब प्रकाश की किरणें इस तरह से आती हैं, देख रहे हैं टॉर्च के माध्यम से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही, यहां टकराई, तो जहां पर टकराती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु या
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकराई, अब क्या होगा, अब प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। ऐसे देखिए, ऐसे आई थी और ऐसे वापस लौट जा रही, ठीक है। अब यहां देखिए, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब हम लोग ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये देख रहे हैं, ये अभिलंब है, ये अभिलंब ड्रॉ करते हैं। चलिए पेन बदल लेते हैं। इस तरह से आपतन बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब डाल दे रहे हैं। अब ये जो अभिलंब है इसको यहां पर n लिख देते हैं। इस अभिलंब से और ये जो आपकी किरण आ रही थी, यानी जो आपतित किरण थी, उसके बीच में देखिए एक कोण बन रहा है। इसी कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसका नाम है आपतन कोण। इसी का क्या नाम है, आपतन कोण। तो ये आपतन कोण है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, ये आपका क्या है, अभिलंब है, अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब। और यहां पर देखिए ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में देखिए एक कोण बन रहा है इस तरह से। तो ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण, परावर्तन कोण स्मॉल आर। और ये जो कोण है और ये वाला बगल वाला कोण, दोनों के दोनों कोण बराबर होते हैं, यानी I इज इक्वल टू आर। तो पहला नियम ये है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियमानुसार आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के दोनों विपरीत किनारों पर होते हैं। कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत होते हैं। विपरीत दिशाओं में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत दिशाओं में होते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये आपकी कौन सी किरण है, तो ये आपकी है आपतित किरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये ऐसे आ रही है। ठीक, ये क्या है हम लोग जानते हैं, ये है अभिलंब या नॉर्मल। ये है हमारा, ये है अभिलंब, ये है हमारा अभिलंब। अब अभिलंब है तो क्या होता है, इसके बाद देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है या परावर्तित किरण है। अब बच्चों हम लोग ध्यान से अगर देखें तो इसमें क्या चीजें हैं। ये जो आपतित किरण है ना, ये अभिलंब के एक तरफ है, अभिलंब के एक तरफ है। और जबकि परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब के
दूसरी तरफ है, यानी अभिलंब के अपोजिट साइड्स में दोनों लाई कर रहे हैं, दोनों स्थित हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तरफ नहीं होते, ये नियम है दूसरा नियम। आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक ही तरफ नहीं होते। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बुक्स में आपको थोड़ा सा अलग लिखा मिलता है। द्वितीय नियम ऐसा लिखा मिलता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। सेकंड लॉ या द्वितीय नियम, प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, अर्थात समतलीय होते हैं। एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, यही लिख देते हैं। एक ही तल में होते हैं। तो ये भी लिखा मिलता है, दोनों में से कोई भी अगर लिखते हैं तो सही है। पहला क्या है? परावर्तन के नियम का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यही वाला अगर हम लिखें तो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, अर्थात समतलीय होते हैं, कोप्लैनर होते हैं। यानी द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence always या all lie in the same plane that is they are coplanar। तो ये नियम है, इसको भी याद रखेंगे, इसको या उसको, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार की बात कर लेते हैं। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के क्या क्या प्रकार है, ठीक है। देखिए, हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो क्या करते हैं? चेहरा उठा, सॉरी चेहरा नहीं, दर्पण उठाते हैं, यानी कि शीशा जिसको हम लोग कहते हैं। तो शीशे में अपना ऐसे चेहरा देखते हैं। चेहरा हमें क्यों दिखाई देता है? चेहरा हमें वास्तव में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिखाई देता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जो चेहरा हम लोग दर्पण में देखते हैं और दर्पण से जो परावर्तन होता है, उस परावर्तन का नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन
या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अतिरिक्त अगर पानी में प्रकाश की किरणें पड़े, मान लें कि तालाब है और तालाब में कोई टॉर्च ऐसे जला करके प्रकाश की किरण उस पर डाल दे, तो क्या होगा? तो जो परावर्तन होगा उसका नाम होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी अनियमित परावर्तन। जल की सतह पर अनियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से परावर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? तो चिकनी या स्मूथ सरफेस पर होता है, चिकनी चमकदार सतह पर ये होता है आपका नियमित परावर्तन, यानी पॉलिश्ड सरफेस पर, पॉलिश्ड सरफेस पर। ठीक है, दर्पण के एक तरफ पॉलिश रहता है, कलई की जाती है तो दर्पण बनता है, शीशा उठाते हैं तो शीशा के एक साइड में कलई या पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करके दर्पण बना लेते हैं। तो दर्पण पर जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद जल में जो परावर्तन होता है वो अनियमित होता है। यहाँ पर देखिए, अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें कैसे जा रही हैं? आ तो रही हैं सब सही सही, लेकिन जब जा रही तो ये अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। देख रहे हैं ना, अलग अलग दिशाओं में, ये इस तरह से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां क्या है, प्रकाश की किरण देखिए कैसे आ रही है, जैसे आ रही है उसी एंगल पर जा रही, यानी इस वाले में क्या होता है, वास्तव में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहता है। यहां पर हर बार समान आपतन कोण है और समान परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, सब की सब एक ही दिशा में जा रही हैं, जितनी भी परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे के समानांतर हैं या समांतर हैं। जबकि यहाँ क्या है, प्रकाश की आपतित किरणें तो समांतर हैं लेकिन परावर्तित किरणें आपस में समांतर पैरेलल नहीं हैं। तो ये जो है परावर्तन के दो प्रकार हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर या जाने पर अपने वास्तविक मार्ग या अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्षमा कीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। प्रकाश की किरण है, मान लेते हैं प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आती है और टकराती है। जहां पर टकराती है वो एक बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है? मान लेते हैं जल की बाउंड्री है, नीचे जल भरा हुआ है। अब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि प्रकाश ऐसे ही तो नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। फिर प्रकाश क्या करता है कि अपने मार्ग से ऐसे विचलित हो जाता है। यानी आया था ऐसे, मगर विचलित होकर के थोड़ा सा झुक करके चला गया। जाना कैसे चाहिए था? जब आया ऐसे था तो इसको जाना तो ऐसे ही चाहिए था, मगर माध्यम में परिवर्तन की वजह से इसने अपने मार्ग को बदल दिया। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आती है, बाउंड्री पर टकराती है, ये आपतन बिंदु है। मान लेते हैं आपतन बिंदु हमारा, आपतन बिंदु हमारा वो है। यहां से प्रकाश की किरण हल्का सा नीचे की ओर झुक जाती है। ये हमारा क्या है? अभिलंब, अर्थात किधर की ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आता है आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अर्थात हम ये कैसे जान पाएंगे, कैसे जानेंगे कि प्रकाश की किरण कितना विचलित होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? यानी प्रकाश का विचलन या प्रकाश का अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आ रही है, यहां पर इंटरफेस मिल गया, यहीं पर आपका यहीं से ये बेंड हो गई इस तरह से, और जब ये बेंड हो गई तो आगे को निकल गई। अब क्या होता है, प्रकाश की किरण इस तरह से आगे निकल जाती है, तो ये किस पर निर्भर कर रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश की चाल बदल जा रही है। प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर परिवर्तित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ये किस पर निर्भर कर रहा है? तो ये अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। अपवर्तनांक और क्या है? अगर अपवर्तनांक को कहें तो अपवर्तनांक प्रकाश किरणों के झुकने के मापन को अपवर्तनांक कहते हैं, कि कितना वो झुकेगा। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो उनके झुकने के मापन को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। ये ये चलिए, ज्यादा बड़ा हो गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाती है तो प्रकाश की किरण का प्रकाश की किरण का प्रकाश के किरण की किरण की झुकने की झुकने की प्रवृत्ति की माप को प्रकाश की किरण की झुकने की प्रवृत्ति की माप को अपवर्तनांक कहते हैं या रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये एक गुणात्मक या क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई अपवर्तनांक की। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लेते हैं ये आपका माध्यम 1 है और ये आपका माध्यम 2 है, दूसरा माध्यम है। अब हम मान लेते हैं माध्यम 1 आपका कुछ नहीं बल्कि निर्वात या वैक्यूम है, यानी पहला माध्यम आपका वैक्यूम है। तो अगर पहला माध्यम वैक्यूम हो, दूसरा माध्यम कुछ भी हो, यहां अभी अपनी सुविधा के लिए हम इसको वाटर या जल मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर हम लोग जल में प्रकाश की चाल से विभाजित कर दें या उसका रेशियो ले लें तो उसी को हम लोग कहेंगे अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक n = c/v भी होता है। ठीक है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अपवर्तनांक और अपवर्तनांक की दूसरी क्या परिभाषा हो सकती है? तो अपवर्तनांक जिसे हम लोग स्मॉल n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू, इसकी परिभाषा होगी निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात अनुपात या इसी को हम लोग कहते हैं निष्पत्ति। निष्पत्ति यानी रेशियो। निर्वात में प्रकाश की चाल का माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक या रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, क्या है ये अपवर्तनांक? अब देखिए, अपवर्तनांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? n या म्यू से। चलिए n ले लेते हैं। n = निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब
वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है स्मॉल सी, और माध्यम में प्रकाश की चाल होती है स्मॉल वी। तो हमारा जो फॉर्मूला या सूत्र बना वो बना n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, अपवर्तनांक n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहां पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, मटेरियल हैं, और यहां पर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तनांक दिए गए हैं। सब नहीं, कुछ जरूरी है, उनको याद रखेंगे। जैसे वैक्यूम या निर्वात, निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? तो वो होता है 1.00, 1.000, यानी निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। उसके बाद वायु या एयर की बात करें तो वायु या एयर का अपवर्तनांक होता है 1.000277, यानी 1.0003 इतना होता है, लगभग राउंड ऑफ करके इतना होता है। इसके बाद जल का याद रखेंगे, वाटर का, तो वाटर का अपवर्तनांक होता है 1.33। इसके बाद आइस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लास का याद रखेंगे, ग्लास यानी कांच, कांच का अपवर्तनांक होता है लगभग 1.5, अबाउट 1.5। तो इसको याद रखेंगे। ये एक अपवर्तन की घटना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना है, जिसमें पेंसिल को किसी ग्लास में रखा गया है और इस तरह से पेंसिल मुड़ी हुई प्रदर्शित हो रही है। इसी तरह से कभी बाथ टब में आप किसी क्वाइन को डाल देते हैं तो वो क्वाइन थोड़ा सा उठा हुआ प्रदर्शित होता है, ये भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक के प्रकार, अपवर्तनांक के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। सबसे पहला है निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम आपका हमेशा निर्वात होता है, वैक्यूम होता है। जब पहला माध्यम आपका वैक्यूम हो और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, अभी के लिए वाटर मान लेते हैं, जल है या कांच भी हो सकता है, तब जो हमें अपवर्तनांक मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या होता है? तो वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल यानी V, N या म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो सापेक्ष अपवर्तनांक उसे कहते हैं जब पहला माध्यम निर्वात या वायु के अतिरिक्त कुछ भी हो। मान लेते हैं जल है, पहला माध्यम जल है, ठीक है। मान लेते हैं मीडियम ए, यानी पहला माध्यम आपका जल है और दूसरा माध्यम आपका क्या है? दूसरा माध्यम आपका कांच है। पहला माध्यम क्या है? वाटर है। दूसरा माध्यम क्या है? ग्लास है। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो भी आप रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक निकालेंगे उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, क्योंकि इसमें पहला माध्यम आपका क्या नहीं है, इसमें पहला माध्यम निर्वात या वैक्यूम नहीं है। तो जब निर्वात ना हो पहला माध्यम, निर्वात को छोड़कर पहला माध्यम कुछ भी हो, दूसरा माध्यम भी निर्वात ना हो, निर्वात का कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा। दो माध्यम होंगे मगर दोनों निर्वात के अतिरिक्त कुछ भी हो सकते हैं। तब जब हम जो भी अपवर्तनांक निकालेंगे उसे कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए
यहां देखते हैं हम लोग कि दो तरह के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। पहला एब्सोल्यूट यानी सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा क्या है, गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। एब्सोल्यूट मीन्स होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, दो तरह का होता है। जब पहला माध्यम आपका क्या हो, जब पहला माध्यम आपका वैक्यूम हो यानी निर्वात हो, और दूसरा माध्यम वाटर हो या जल हो, तो जो भी आपका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहीं पर जब पहला माध्यम, यहां पर इसको लिख लेते हैं माध्यम एक, जब पहला माध्यम आपका, किसकी बात कर रहे हैं, सापेक्ष की, जब पहला माध्यम आपका क्या हो, जल हो, उदाहरण के लिए पहला माध्यम जल ले लेते हैं, और दूसरे माध्यम को हम अपनी सुविधा के लिए कांच ले लेते हैं। चलिए, यानी फर्स्ट मीडियम है वाटर एंड सेकंड मीडियम इज ग्लास। ऐसी सिचुएशन में जो भी आप अपवर्तनांक निकालेंगे उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक दो तरह का होता है, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ या प्रथम नियम है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के, नहीं, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या, ज्या, ज्या यानी साइन, साइन कॉस टेन वाला साइन, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, यहां पर साइन लगाएंगे। आपतन कोण की ज्या एवं परावर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात अनुपात एक स्थिरांक या नियतांक होता है। चाहे नियतांक लिख सकते हैं चाहे स्थिरांक लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक। और ये कांस्टेंट क्या होता है, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, या एन, या इसी को कहते हैं n2 1। अर्थात n2n का क्या मतलब है, n2 1 का मतलब है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष में, पहले माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N21, या N21 ना लिखना चाहे तो ऐसा भी लिखा मिलता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1N2, या फिर इसको 1 को ऊपर लटका कर अगर लिखें तो 1N और नीचे 2, सबस्क्रिप्ट में नीचे 2 रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट में 1 रहेगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा मिलता है, फिलहाल आपको ऐसे याद रखना है, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में 1 रहेगा, बीच में N और सबस्क्रिप्ट में 2 रहेगा। देखिए ये, तो इतने तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है। अपवर्तन का दूसरा नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम परावर्तन के द्वितीय नियम के समान ही है। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या था? परावर्तन का द्वितीय नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर हम परावर्तित किरण के बजाय लिखेंगे अपवर्तित किरण। हम क्या कर देंगे? अपवर्तित किरण हम कर देंगे आप आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं बोलेंगे, परावर्तित की जगह लिख देंगे अपवर्तित। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। लिखेंगे हम लोग, चलिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं। अर्थात समतलीय होते हैं। और भी तमाम कॉन्सेप्ट हैं। ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। जब भी आप कभी क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे रूल्स, नियम आपके बहुत ही काम के होंगे, इसलिए इनको बहुत ही अच्छे से समझिए, ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू होता है, दरअसल n का मतलब N21 है। इसको तमाम तरह से लिखा जाता है, जैसे 1N2 या 1N2, या इस तरह से भी लिखा मिलता है 1N2। जैसे भी लिखा मिले आपको समझना है। इसको अपवर्तनांक कहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है प्रथम माध्यम के सापेक्ष
द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब होता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये होता है। और ये होता है n21 इज इक्वल टू होता है 1/n12, और ये होता है n2/n1, ये होता है n2/n1 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2। किसी किसी बुक में c1/c2 लिखा है, मगर v1/v2 ही लिखिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सेकंड मीडियम। ठीक है, ये है λ1/λ2, यानी λ1 का मतलब क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य जितनी है उसको हम दूसरे माध्यम की तरंग दैर्ध्य से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमें अपवर्तनांक मिल जाता है। तो ये अपवर्तनांक से संबंधित तमाम सूत्र है। एक सूत्र ये भी होता है 1/sin c। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, इतने सूत्र हैं तो सबको समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि स्नेल्स लॉ में n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू n2/n1। ये कहां से आया n2/n1? तो देखिए n इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा v1/v2 होता है। अब अगर हम v1 को क्या करें, c से डिवाइड कर दें, ऐसे कर दें v1/c इंटू c/v2। अभी हमने पहले पढ़ा था कि n इज इक्वल टू क्या होता है, c/v। हमने पढ़ा था कि n इज इक्वल टू c/v होता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहां पर c/v2 लिखा है, यानी ये क्या है, ये तो सीधा सीधा n2 है। यहां लिखा है v1/c, तो ये तो इसका उल्टा है, c/v का उल्टा है v1/c, तो यानी ये इसको उल्टा लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/n1। अब दोनों को मिला लें तो क्या बनता है n2/n1। इस तरह से n इज इक्वल टू n2/n1। इस तरह से जो ये n2/n1 आता है, इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेंडिंग टेंडेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें क्यों मुड़ जाती हैं, ऐसी कौन सी वजह है कि प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं? मुड़ने की क्या प्रवृत्ति है प्रकाश की किरणों का, लाइट रेज का? तो लाइट रेज इस वजह से मुड़ती हैं, देखिए ध्यान से। एक प्रकाश की किरण ऐसे एयर में आ रही है, एयर में आ करके फिर यहां से ये बेंड हो जा रही है, एक मिनट भाई, इस तरह से बेंड हो जा रही है और बेंड हो करके ग्लास में चली जा रही। तो एयर टू ग्लास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, हवा से कांच में। ऐसा क्यों है कि एयर से ग्लास में गई और प्रकाश की किरण मुड़ गई? तो इसके पीछे वजह है प्रकाश की गति का कम या ज्यादा हो जाना। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का चेंज हो जाना, इट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर एयर में प्रकाश की जो स्पीड थी वो थी 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नियरली 3 इंटू 10⁸, कहीं कहीं 3 इंटू 3 इंटू 10⁸ साफ साफ लिखा रहता है, मगर इसका जो वास्तविक मान है, रियल वैल्यू है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब वही ग्लास में गई तो थोड़ा सा कम हो गई, ये 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड समथिंग हो जाती है। तो जब कम हो गई तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। किधर झुक गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक गई।
तो इस तरह से प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति का परिवर्तित हो जाने की वजह से ही ये बेंडिंग टेंडेंसी आ जाती है, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अगर माध्यम की गति ना बदले, जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। हम साइकिल चला रहे हैं, कहीं ऐसी जगह चला रहे हैं जहां पर कोई नहीं है, फिर क्या होगा? फिर तो हम तेजी से चलाएंगे, रोड है, खाली रोड है, तेजी से चलाएंगे। मगर अगर थोड़ा सा आगे जाकर के मान लेते हैं कि हम 1.5 किलोमीटर गए और 1.5 किलोमीटर बाद कोई बाजार आ गई, अब बाजार में भीड़ है, तो भीड़ है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि हमारी स्पीड डाउन हो जाएगी और हमारी जो चलने की प्रवृत्ति थी, हम थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो वैसे यहां भी होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनके कणों में आपस में दूरी के घटने बढ़ने की वजह से कण, वायु या निर्वात में प्रकाश के कण पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं, इसलिए वहां पर प्रकाश की किरणें तेजी से जाती हैं। मगर वही कांच या जल में चले जाते हैं तो वहां पर प्रकाश की किरणें पास पास होती हैं, तो वहां पर प्रकाश की किरणों की चाल बदल जाती है। ठीक है, इस तरह से प्रकाश की किरणों की चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन या मुड़ने की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है, या मुड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है, इस तरह से समझते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग टेंडेंसी क्यों होती है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर फिर से वही चीज है कि प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है और दूसरे माध्यम इस तरह से जा रही है। ठीक है, पहला माध्यम आपका एयर है, एयर को रेयरर मीडियम कहते हैं। ठीक है, रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं रेयरर मीडियम, और इसको कौन सा मीडियम कहते हैं? डेंसर मीडियम। जल या कांच को कैसा मीडियम कहते हैं? डेंसर मीडियम। ठीक है, वायु यानी एयर और वैक्यूम रेयरर मीडियम है, रेयरर। और आपका कांच और जल कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, डेंस रहता है, सघन रहता है। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, तो डेंसर मीडियम है। पारा भी आपका डेंसर मीडियम है, कांच, जल, ये सब डेंसर मीडियम है। तो जब कभी भी प्रकाश की किरणें इस तरह से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इस तरह से अभिलंब की ओर या नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये होता है वास्तव में। इसको हिंदी में सघन माध्यम कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और इसको विरल माध्यम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। मीडियम वन इज मोर ऑप्टिकली डेंस, ये वाला जो है ज्यादा डेंस है। मान लेते हैं ये क्या है? वाटर है। ठीक है, और ये आपका क्या है? एयर है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कि अगर पहला माध्यम ज्यादा डेंस हो, दूसरा माध्यम कम डेंस हो, तो प्रकाश की किरणें अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर हो जाएंगी। ठीक है, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती हैं तो वे अभिलंब से दूर हो जाती हैं। इसी तरह से जब पहला माध्यम कम डेंस हो, यानी मान लेते हैं वैक्यूम हो या निर्वात हो या वायु हो, और दूसरा माध्यम डेंस हो, मान लेते हैं कि ग्लास है, ऐसी सिचुएशन में प्रकाश की किरणें जब निर्वात से यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी, यानी विरल से सघन में जाएंगी, तो वो क्या करेंगी? अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी। तो इस तरह से मीडियम की सघनता पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। ठीक है, मीडियम की डेंसिटी पर निर्भर करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करेगा अपवर्तनांक। समझ रहे हैं ना? चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर भी वही बात है कि अगर मीडियम क्या है, इस तरह से मीडियम वन है। ठीक है, ये है, ये कैसा मीडियम है? ये विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, एयर है मान लेते हैं। अब एयर से फिर से जा रही है
वाटर में, तो फिर से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, it bends towards the normal, and when a light ray travels from a denser medium to a rarer medium, it goes away from the normal। तो इतना ही इसमें ध्यान रखना है, यही बेंडिंग टेंडेंसी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करती है। यहां पर फिर वही बात है, जब पहला माध्यम डेंसर हो तो प्रकाश की किरणें अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर हो जाती हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं, जबकि विरल माध्यम से प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाने की प्रवृत्ति होती है। ये सघन माध्यम है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बेंडिंग टेंडेंसी आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। सघन से विरल में गया तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी दूर चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, जब विरल से कहां गया, सघन में गया, तब क्या होगा, तब अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर जाती हैं प्रकाश की किरणें, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इतना ही ध्यान रखना है। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ करके आइए, अच्छे से मेहनत करिए और हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए जो हमारे घनानंद सर द्वारा संचालित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उनका प्रयास है, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, गांव-गांव तक गए हैं। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, हम लोगों से जितनी मेहनत हो सकती हम लोग करेंगे, निस्वार्थ करेंगे और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य में हम लोगों का भी योगदान रहेगा, इसलिए आप लोग आइए और भी बच्चों को इधर लाइए। दूर दराज के जो गांव देश के बच्चे हैं उनको प्रेरित करिए कि इधर आएं, पढ़ाई करें। धरती पुत्र फाउंडेशन इस प्लेटफॉर्म का नाम है। यहाँ पर आपको सारे विषयों की निःशुल्क क्लासेस मिलेंगी, बाइलिंगुअल मिलेगी, यानी द्विभाषी होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। धरती पुत्र फाउंडेशन, तो यहाँ पर आइए सभी लोग। साथ ही साथ आपका जो भी सुझाव हो, जो बहुमूल्य सुझाव है, आप यहाँ पर बताइए, हम लोगों को मैसेज करिए, यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना बताइए कि सर यहाँ पर ये समस्या आ रही है आपकी क्लास में, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, साउंड की प्रॉब्लम है, पिक्चर की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आप बताइए, जिससे हम और बेहतर कर सकें, हमारा प्रयास सफल हो और हमारे माध्यम से आपका भी थोड़ा सा हित हो। यही ईश्वर से भी प्रार्थना है, यही हम लोगों का प्रयास है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।